हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी के बारे में, जो कि अगेन हमारा एक थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल है। तो एंथैल्पी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। एंथैल्पी एक्चुअल में टोटल हीट एनर्जी की टर्म में डिफाइन की जाती है कि ये एक्चुअल में सिस्टम की जो टोटल हीट एनर्जी होती है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें एंथैल्पी को तो कैसे लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। यू आपके सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी एंड पी वी सिस्टम ने जितना वर्क डन किया वो कंप्लीट उसका वर्क डन। तो इस टाइप से हम एंथैल्पी को यू प्लस पी वी की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम की टोटल हीट एनर्जी होती है। अब हमने एक बार अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है? थ्रोटलिंग प्रोसेस हमने जूल्स थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट था उसमें डिस्कस किया था, जहाँ पे कि हमने पोरस प्लग इंसर्ट करके गैस को उस पोरस प्लग से पास करवाया था फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। और उसमें हमने देखा था कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका जो गैस है वो एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंशन के टाइम वो आइदर हीटिंग दिखाती है या फिर कूलिंग दिखाती है, या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पे कोई हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाती है। तो जब इस थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उस थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एंथैल्पी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट यूज़ किया जाता है। तो जो एंथैल्पी के लिए रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है उसमें हम सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी यूज़ करते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब हम सबसे पहले एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं अपने थ्रोटलिंग प्रोसेस से। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल में एक सिलेंडर है जिसके कि हमने दो सेक्शन बना दिए हैं, और दोनों सेक्शंस को सेपरेट किससे किया है, एक पोरस प्लग से। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड सेक्शन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शंस में आपके जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 एंड इंटरनल एनर्जी भी हमने यहाँ पे बता दी U1, जो कि हमारा एक थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है। तो इंटरनल एनर्जी को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया U1 की टर्म में। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल्स को बताती हूँ तो P2, V2, T2 एंड इंटरनल एनर्जी U2, ये हमारा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। इसको भी हमने फर्स्ट सेक्शन में U1 ले लिया, सेकेंड सेक्शन में U2 ले लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारी गैस है, इस सेक्शन में प्रेशर P1 था, इस सेक्शन में प्रेशर P2 था, और P1 मेरा हमेशा बड़ा होगा P2 से, क्योंकि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है, थ्रोटलिंग एक्सपेंशन है, उसमें हम गैस को एक कंप्रेस्ड रीजन से और यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो P1 आपका हमेशा P2 से बड़ा रहता है। अब मैं बात करती हूँ वर्क डन की। तो जो फर्स्ट रीजन था उसमें मेरा वर्क डन यहाँ पे क्या था, P1 V1, टोटल वर्क डन मेरा इस रीजन में P1 V1 था। इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप हमारी जो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट की वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करके लिखा था कंप्लीट वर्क डन को, तो आप उसको डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली आपका टोटल वर्क डन हमारा सेकेंड सेक्शन में कितना आया था, P2 V2। अब मैं अगर नेट वर्क डन की बात करूं, नेट वर्क डन इस गैस का ड्यूरिंग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन नेट वर्क डन कितना हुआ, तो दैट नेट वर्क डन इज P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, ये नेट वर्क डन था गैस का। अब हम बात करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि थ्रोटलिंग एक्सपेंशन है ये, जस्ट हम बात करते हैं कि गैस है, एक कंप्रेस रीजन से हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के लिए छोड़ा, लेकिन इस सिस्टम को हमने Q एनर्जी दी।
अगर मैंने इस सिस्टम को Q एनर्जी दी तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी हेल्प से हम क्या लिखते हैं, जो एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की उसको कैसे यूज करेगा, फर्स्ट पार्ट कुछ पार्ट उसका यूज करेगा इंटरनल एनर्जी को रेज करने के लिए और कुछ पार्ट वहाँ पे होगा वर्क डन की फॉर्म में। अब यहाँ पे जैसे गैस एक्सपेंड हो रही है तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन तो गैस के द्वारा हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस। इसका मतलब तो वर्क डन की टर्म हमारी आएगी नेगेटिव की फॉर्म में। और उसके बाद इंटरनल एनर्जी जो रेज हुई उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, U1 ज़्यादा थी, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी, U2 हमारी कम थी, तो यहाँ से हो गया मेरे पास U1 माइनस U2 और उसके बाद वर्क डन मेरा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आपका गैस के द्वारा हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, इस वजह से वर्क डन हो रहा है। तो ये आपका Q हो गया U1 माइनस U2 माइनस W। लेकिन जब थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करते हैं एक्चुअल में उस केस में Q 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एक थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो नेट वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल्स टू डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन दीज टू सेक्शंस। कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U1 थी और एक्सपेंड होने के बाद इंटरनल एनर्जी कुछ डिक्रीज हो गई U2, क्योंकि जो नेट डिक्रीमेंट था इंटरनल एनर्जी में या इंटरनल एनर्जी जितनी डाउन हुई वो एनर्जी कहाँ गई, वो एक्चुअल में वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो आपका वर्क डन हो गया U1 माइनस U2, ठीक है। अब ये W है, ये W हमारे पास कितना है, P2 V2 माइनस P1 V1। So this is P2 V2 minus P1 V1 equals to U1 minus U2 और यहाँ से मुझे मिलेगा P1 V1 plus U1 equals to P2 V2 plus U2, ठीक है। This PV plus U work done plus internal energy is actually your enthalpy term। तो ये क्या हो जाएगी, H1 equals to H2। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस आपका सिस्टम है उसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है एंड जो एंथैल्पी होती है दैट इज एक्चुअली टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है सिस्टम की उसको हम एंथैल्पी की टर्म में डिफाइन करते हैं। तो आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। अब हम आइसोबारिक प्रोसेस में एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है वो एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही डिफाइन किए जा सकते हैं। तो जो इसी टाइप से हमने थ्रोटलिंग प्रोसेस हमारा एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। और अब हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं कि जब जो सिस्टम है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसका प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो हम एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पता किया था हमारी जो एंथैल्पी है वो क्या हो गई U प्लस PV। हम लेके चल रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस, उस 1 मोल ऑफ गैस का P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, U इंटरनल एनर्जी है, तो उसकी एंथैल्पी को लिख सकते हैं U प्लस PV की टर्म में। और अगर हम कहें कि इस सिस्टम को हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया, कुछ इसको हीट एनर्जी हमने दी, अगर मैं कहती हूँ DQ अमाउंट की हीट एनर्जी दी तो एंथैल्पी में क्या कह रही हूँ, टोटल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब है जो हीट एनर्जी सिस्टम को अगर दी गई है तो ये हीट एनर्जी कुछ रेज होगी। तो DQ अमाउंट की हीट एनर्जी देने के बाद एंथैल्पी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना चेंज हुआ, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंथैल्पी जो रेज हुई उसको मैं डिनोट करती हूँ DH से। तो ये DH किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू DU प्लस यहाँ पे 2 वेरिएबल है हमारे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले P को कांस्टेंट, V का चेंज लिखेंगे और उसके बाद हम V को कांस्टेंट लिखेंगे, P का चेंज dP, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन एंथैल्पी जब सिस्टम ने DQ अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब की। लेकिन अब हमारा ये सिस्टम कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस हम क्या कह सकते हैं, DP का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो DP की टर्म क्या हो गई 0, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई
जीरो हो गई और ये टर्म जीरो हो गई, तो अब हमारी टर्म मॉडिफाई होगी DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV। ठीक है, अब ये DU प्लस PdV आप एक बार फिर से रिवाइंड करो, ये टर्म क्या है? दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू DQ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं ना, DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल्स टू नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो ये क्या होगी? दिस इक्वल्स टू DQ, यहाँ से मुझे मिला DH इक्वल्स टू DQ, और मैं जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा एक्चुअल में? चेंज इन एंथैल्पी की टर्म में। तो अगर मेरा इनिशियल स्टेट पे एंथैल्पी है H1, फाइनल स्टेट पे एंथैल्पी H2, तो जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र की गई ड्यूरिंग एन आइसोबारिक प्रोसेस वो आपका एंथैल्पी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू टोटल हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जो प्रोसेस है वो आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। जैसे थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारी जो एंथैल्पी थी वो कांस्टेंट थी ड्यूरिंग द प्रोसेस, यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज है वो जो नेट अमाउंट की हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसके इक्वल होगा। अब हमें यहाँ से इस रिलेशन से हमें मिला है DH इक्वल्स टू DQ। क्या मिला यहाँ से? DH इक्वल्स टू DQ की जो चेंज है हमारा एंथैल्पी का वो किसके इक्वल होगा? जो भी चेंज इन हीट एनर्जी है उसके बराबर, जो स्मॉल अमाउंट की हीट एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की उसके बराबर है। तो अगर हम H और Q का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेके चलें, करली H बाई करली T एट सम कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक, तो ये किसके इक्वल होगा? करली Q बाई करली T एट सम कांस्टेंट P। ठीक है, तो करली H बाई करली T एट सम कांस्टेंट P इक्वल्स टू करली Q बाई करली T एट सम कांस्टेंट P। और ये जो टर्म है हमारी, इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं? इस टर्म को हम कह सकते हैं एक्चुअली CP। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट सम कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से मुझे मिला करली H बाई करली T एट सम कांस्टेंट P इक्वल्स टू CP। तो CP की टर्म में भी आपका एंथैल्पी को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से एंथैल्पी को डिफाइन किया जा सकता है किस टर्म में? किसकी टर्म में? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की टर्म में। सो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट सम कांस्टेंट प्रेशर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और गैस कितनी लेके चल रहे हैं हम? 1 मोल ऑफ गैस एट सम कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस की एंथैल्पी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट सम कांस्टेंट प्रेशर। तो इस टाइप से आपका जो एंथैल्पी है उसको मोलर स्पेसिफिक हीट की टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में हमने एंथैल्पी को डिफाइन किया। तो इस टाइप से आप देख सकते हो ना कि कैसे हम अपने थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, बट विथ सम रिस्ट्रिक्शन। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की हमारी एनर्जी टर्म है, लेकिन इस एनर्जी टर्म को डिफाइन करने के लिए हमने थ्रोटलिंग प्रोसेस यूज़ किया, जिसमें कि हमने एक एडियाबैटिक प्रोसेस लिया, और नेक्स्ट हमने आइसोबारिक प्रोसेस लिया जिसमें हमने कांस्टेंट प्रेशर को यूज़ किया। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमने इस टाइप से अपनी एंथैल्पी को डिफाइन किया। अब बात आती है कि हम अपनी एंथैल्पी को थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमें पता है H इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ STVP एंड बाय द डेफिनेशन वी कैन राइट H इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, अब यहाँ से हम स्मॉल चेंज की बात करें तो DH मैं लिख सकती हूँ DU प्लस PdV प्लस VdP। ठीक है, अब जो आपका DU है, दिस DU इज एक्चुअली हम लिख सकते हैं DU इक्वल्स टू TdS माइनस PdV। हमारा जो प्रीवियस इंटरनल एनर्जी का फंक्शन था उसमें हमने ये रिलेशन निकाली थी कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसको लिख सकते हैं TdS माइनस PdV। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरा DH आ जाएगा TdS माइनस PdV प्लस PdV
प्लस VdP, यहाँ से PdV कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ गया आपका DH इक्वल्स टू TdS प्लस VdP. So this is my enthalpy in terms of temperature, entropy, volume and pressure. इस टाइप से इन 4 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की टर्म में हम अपनी एंथैल्पी की टर्म को डिफाइन कर सकते हैं. अगेन ये आपकी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है. तो ये सब हमारा एंथैल्पी के बारे में हुआ. आई होप आपको एंथैल्पी अब क्लियर हो गई होगी कि एंथैल्पी क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है और इसको कैसे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की टर्म में हम लिख सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट एंथैल्पी. थैंक यू. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के बारे में.